स्टमक किस में आता है? ये सब रह गया। हाउस में आता है, फिफ्थ में, लियो में आता है। स्टमक लियो में है? हाँ, लियो लियो स्टमक सिंग में। ये वाला पोर्शन में आप बस देख लीजिए, इसको लिखने की जरूरत है, मैं अभी इसकी तो स्लाइड्स दे दूंगा आपको, ठीक है? सर आपने रिकॉर्डिंग परमिशन दिया है सर? इसका रिकॉर्डिंग का मैं इसको एक्चुअली वी वांट टू पुट इट ऑन, आप रिकॉर्डिंग तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन आई कैन नॉट गिव यू परमिशंस फ्रॉम हियर, देयर इज नो फैसिलिटी लाइक दैट। सर आप रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल दीजिएगा ना, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के। मैं इसके लिए, देखिए मेरे को रिकॉर्डिंग के लिए मत आप बोलिए, क्योंकि सर ऐसे ना मिस हो जाता है थोड़ा थोड़ा, फिर कंफ्यूजन रह जाता है। लिखिए आप ध्यान सर से, फिर आप स्लो बोलिए प्लीज। लेकिन उसको मैं डोंट प्रेस मी ऑन दैट पार्ट, क्योंकि कुछ उसका हम वी आर प्लानिंग समथिंग फॉर इट, और आपको कहीं ना कहीं देखने को बाद में मिलेगी चीजें, लेकिन फिलहाल आप नोट कीजिए, आपको पीपीटी में दूंगा। तो सर एक्सक्यूज मी सर, नमस्कार, रेखा बोल रही हूँ। वर्गो का और उनका पार्ट्स बता दीजिए, वर्गो एंड लिब्रा। अभी आपको डिटेल में आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा जी। अभी मैं आपको दूसरी स्लाइड दिखाऊंगा इसमें, क्योंकि इसमें पूरे कंफ्यूजन हैं, बीच में काफी सारे मिक्सिंग है। जी जी। मैं उसको अलग से आपको देता हूँ, दिखाता हूँ अभी बस आपको ये, मैं आपको सिर्फ फेस दिखाना चाहता था, ये कि मेश से लेके और मीन तक जो है हमारे ऊपर से लेके नीचे तक ये सारे साइंस हैं। इसमें एक बात और बता दूं कि ये कई बार हम इसको साइंस तो है ही है, ये काल पुरुष की तो है ही है ये, लेकिन इसी प्रकार से ये ऊपर से नीचे तक हम फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस ये भी गिनते हैं, लेकिन हाउसेस में गिनने में हमारे पास दो तरीके हैं, एक तरीका नहीं है। एक तो ये हो गया, ये फर्स्ट हाउस हो गया सिर, दूसरा घर जो है हमारा वाणी का हो गया, तीसरा हमारा गर्दन का हो गया, चौथा घर हमारा कंधों का, तीसरा कंधे और गले का हो गया, चौथा हमारे फेफड़ों का हो गया, पांचवा हार्ट का हो गया, पेट का हो गया, छठा जो है ये जो है इंटेस्टाइन्स का हो गया, सातवां जो है किडनी वगैरह का हो गया हमारा, और आठवां जेनाइटल पार्ट्स का हो गया, नवा जो है ये जांग, 10वां घुटने, 11वां पैर, 12वां फुट। सर जस्ट 1 मिनट, ये हम लोग ये मान के चले कि ये जो है ये फर्स्ट हाउस से लेकर के 12वें हाउस तक ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को रिफ्लेक्ट करता है। हाउस से 12th हाउस तक भी करते हैं और मेष से लेके मीन तक भी करते हैं, दोनों तरह तो से। काल पुरुष की कुंडली तो सर एप्लीकेबल नहीं होगी ना हमेशा, जैसे किसी कुंडली में जेमिनी अगर मान लीजिए फर्स्ट हाउस है, तो हम ये माने कि सर जो है, सर इज रिप्रेजेंटेड बाय जेमिनी फर्स्ट हाउस। नहीं, वहां पे तो एरीज ही रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन फर्स्ट हाउस से सिर रिप्रेजेंट होता है। अभी इसमें भी मैं आपको एक और वर्जन है, देखिए इसमें आपको दूसरा तरीका एक और है जो मैं ये दिखाना चाहता हूँ। इस तरह का भी एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें कि लग्न को हम हेड मानते हैं। ये राइट आई, इधर वाला पोर्शन जो है ये राइट हो गया, इधर वाला, और ये सामने इधर को लेफ्ट हो गया। ये उल्टा क्यों लिखा हुआ है? हमारा राइट जो है वो लेफ्ट है, हमारा जो सीधा हाथ है वहां पर लेफ्ट आई आ रहा है। सर थोड़ा एनलार्ज कर दीजिए इसको एनलार्ज, बहुत छोटा दिख रहा है इसमें। आप जूम करो ना। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। तो ये जो है ऐसे है कि जैसे ये जो काल पुरुष है ना, वो हमारी तरफ शक्ल करके खड़ा हुआ है, हमारी तरफ, ठीक है, यूं मानिए, तो तब आपको ये क्लियर हो जाएगा ना कि राइट ये क्यों है, ये लेफ्ट क्यों है। ओके, तो ये हेड हो गया, फिर ये ईयर हो गए, ये नोज हो गए, ये चीक्स, चिन और ये माउथ। फिर अब इसमें जो आगे का बॉडी पार्ट है वो इस तरह से आता है, गले से लेके
नेवल तक, फिर ये थ्रोट हो गया, ये शोल्डर्स हो गए, ये हाथ हो गए, ये राइट आर्म हो गया, ये ब्रेस्ट, और ये स्टमक, राइट पार्ट ऑफ द स्टमक, लेफ्ट पार्ट ऑफ द स्टमक एंड नेवल। ये भी, ये दूसरा ये है, ये जो है दृष्टांत के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सेकंड दृष्टांत में अगर हो तो ऐसा माना गया है, और थर्ड दृष्टांत में फिर वो नीचे का पार्ट माना गया है, थर्ड पार्ट में। तो दृष्टांत क्या होता है? दृष्टांत होता है जैसे 0 से 10 डिग्री पहला दृष्टांत, 10 से 20 दूसरा दृष्टांत, और 20 से 30 डिग्री तक तीसरा दृष्टांत। 10-10 डिग्री के इंटरवल को दृष्टांत कहते हैं। तो अगर लगन जो है पहले दृष्टांत में है तो वो ऊपर वाला पार्ट, दूसरे में है तो दूसरा वाला, और तीसरे में तो तीसरा वाला। लेकिन इसको ये भी मान लीजिए कि हम इसको इस तरह से डिवाइड भी करा हुआ है। इसको जब कभी आपने कोई चीज देखनी है तो आपको ये इस रूप में भी देख सकते हैं इनको, ठीक है। तो इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि हम लेफ्ट और राइट नी वगैरह ऐसे 9th हाउस 10th हाउस इनसे देखते हैं। लेफ्ट लेग जो है इधर से देखा जाता है, लेफ्ट लेग, राइट लेग, और ये फुट। ये हम आपने कई बार कि हम 8वें घर से लेफ्ट लेग देखते हैं। तो ये कोक्सा क्या है? राइट 4th और 10th में राइट कोक्सा क्या होता है? ऊपर का हिस्सा, ये कह लीजिए थाइस मान लीजिए, मतलब जब बैठते हैं तो अपना बटक्स, ये बटक्स का हिस्सा, ठीक है, बटक्स और थाइस। तो ये 3 तरीके हैं, ये तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया बॉडी को पूरा, लेफ्ट और राइट करके। ये मिडिल पार्ट को कर दिया और ये फेस को कर दिया, ठीक है जी। अब हम, और वो पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट, ये पूरी बॉडी है। ये पीपीटी आप देंगे? ये वाली पीपीटी मेरे पास, मैं दे दूंगा, मैं आपको बना दूंगा, इसे कर दूंगा, ठीक है। अब हम, मैं अब आपको दूसरा पीपीटी दिखा रहा हूं। पहले पीपीटी दिखाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बातें बताना चाहूंगा, फिर उसको बाद फिर करते हैं। ये पीपीटी में फिर उलझ जाते हैं। पहले थोड़ा सा फंडामेंटल समझ लीजिए, थोड़ा सा फंडामेंटल समझ। देखिए हमारे पास जो हाउसेज हैं, कौन कौन से हाउसेज हैं आपको ये तो मालूम होगा। बीमारी के लिए कौन कौन से हाउसेज हैं? 6, 8, 12, 6 है, 12 है, 12 बस। और इसके अलावा भी हैं कुछ भाव, जैसे कि वैसे तो देखिए 12 की 12 भाव जो है, हाउसेज जो है ना, वो कोई ना कोई बीमारी को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि अगर जैसे दूसरा हाउस है वो हमारे आंखों को रिप्रेजेंट कर रहा है, 12वां हाउस भी रिप्रेजेंट कर रहा है आंखों को। तीसरा हाउस जो है वो कानों को रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी देखा ना। अब चौथा हाउस जो है वो हमारे फेफड़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5वां हमारे हार्ट को कर रहा है। मतलब कोई ना कोई हाउस कोई ना कोई चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 12 की 12 हाउसेस जो हैं वो हमारे किसी ना किसी बॉडी पार्ट से रिलेटेड है। तो ऐसा नहीं है कि कोई हमारे सिर्फ 6 से 12 है, लेकिन जो बीमारी का घर है कि बीमारी होगी या नहीं होगी, उसके लिए 6, 8, 12 मुख्य है। और उसमें भी सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लैनेट जो है भाव जो है वो है लगन। क्योंकि अगर लग्न अगर लग्न आपका पावरफुल है तो आपको बीमारी होगी ही नहीं। फिर कहीं कोई कुछ ग्रह कहीं पे भी होता रहो,
तो लग्न को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लग्न में अगर अच्छे ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह बैठे हैं, पावरफुल बैठे हैं, तो आपको बीमारी होगी ही नहीं लाइफ में। बीमारी किसकी होती है? जो आपका बॉडी पार्ट वीक है, यानी कि जो आपका ग्रह वीक है या जो भाव वीक है, जो साइन आपका वीक हो रहा है, तो जो हमें तो बेसिकली हॉरोस्कोप में ये निकालना है कि कौन सा साइन, कौन सा हाउस वीक है। क्योंकि आपने भी देखा है कि हर एक आदमी एक जैसा नहीं होता। कई आदमी बहुत स्ट्रांग होते हैं, अपनी 90 और 100 की उम्र पे भी ऐसे रहते हैं जैसे कि वो पता नहीं कितने यंग हैं, जवान हैं। और कुछ लोग जो है वो 50 साल के होते ही वो बुढ़े दिखने लगते हैं। तो उसमें ऐसा ही कारण रहता है कि जो अगर बहुत कई ग्रह जो हैं अगर कमजोर हैं और 6, 8, 12 में ज्यादा ग्रह बैठे हुए हैं, तो उनका जो बॉडी है वो थोड़ी वीक रहती है। अब इसमें भी एक तो लगन को तो देखना है हमें किस चीज के लिए, कि वो उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, फुल लाइफ लॉन्ग कैसा रहेगा। और फिर 3 भाव हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, 6, 8, 12। छठा भाव तो हमारा रोग का है ही है। अब ये छठे 6, 8, 12 में क्या डिफरेंस है तीनों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ लेने की बात है कि कई बार हम कोई प्लेनेट छठे में है तो भी रोग का कारण हो गया, 8वें में तो भी हो गया, लेकिन दोनों में है तो उसमें अंतर क्या है दोनों में? देखिए, जो आपको कुछ रोग होते हैं जो बड़े लंबे अरसे तक चलते हैं, बड़े जैसे क्या है, बड़े जैसे कहते हैं ना राजसिक रोग होते हैं, जैसे कि है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, और मतलब ये जो है ना राजसिक रोग है, जिनको लग गए तो वो लगे रहते हैं, लंबे लंबे टाइम तक चलते रहते हैं, मतलब उनके साथ ही जीना पड़ता है। तो वो जो ऐसे रोग हैं वो छठे भाव से रिप्रेजेंट होते हैं। अगर आपको डायबिटीज ढूंढनी है कहाँ पर है, किसी को है या नहीं है, तो उसको छठे भाव को देखना पड़ेगा। उसमें जो है जैसे जो उसका कारक ग्रह गुरु है, वो गुरु कहीं छठे भाव में तो नहीं है, तो या लग्नेश है वो छठे भाव में तो नहीं है। तो ऐसे अगर होता है तब वो इस प्रकार के रोग होते हैं जो कि लॉन्ग लाइफ चलते हैं। ठीक है। 8वां जो होता है वो वैसे क्या माना गया है, हाउस ऑफ एक्सीडेंट, आयु का तो भाव है ही है। आयु का मतलब ये है कि वहां पे वो रिप्रेजेंट करता है कि ये डेथ कैसे होगी। वो डेथ कारक नहीं है, ये मैं बता दूं आपको, इस बात को आप बिल्कुल अच्छे से जान लीजिए। डेथ कौन सा ग्रह कराता है? डेथ कराने के लिए आपका लग्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर लग्न में लग्न जो यूं कह लीजिए कि जो जन्मदाता है वही जन्म लेता है। जो स्लो बोलिए, थोड़ा स्लो लिख रहे हैं ना, फिर लिखा नहीं जाएगा, कुछ छोटे से छूटता जा रहा है। अच्छा, थोड़ा कर लीजिए। ये तो रिपीटिशन काफी है ना बोलने में, तो लिखने की चीजें तो पॉइंट्स तो बहुत 2-4 ही होते हैं। अच्छा ठीक है। इसलिए खैर, तो लग्न जो है इम्पोर्टेंट है डेथ के लिए, हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और डेथ भी वही कराएगा। जब भी आपकी किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो 8वां भाव ये बताता है कि उसकी डेथ कैसे होगी, क्या कारण होगा, या वो सडन होगी या कि उसको टाइम लगेगा या धीरे बेड पे पड़ा रहेगा, क्या होगा, और उसकी उम्र कितनी होगी उसका भी कारक है। आयु कितनी होगी, आयु का भाव है ना, तो आयु को इंडिकेट करता है। अगर अच्छा रहेगा, अच्छा भाव होगा, स्ट्रांग होगा, तो उसकी आयु लंबी होगी। और अगर वो अच्छा नहीं होगा, उसमें मैलिफिक्स है या यूं कह लीजिए कि उसमें वीक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, अष्टमेश वीक है, तो वो उसकी डेथ जल्दी होगी। तो वो लॉन्गेविटी को इंडिकेट करता है, साथ में वो इंडिकेट करता है कि कैसे होगी डेथ, लेकिन कब होगी या कौन सी दशा में होगी या कौन से गोचर में होगी, वो इंडिकेशन 8वां भाव नहीं देता है। ये आप एक बार, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को, बहुत ही ज्यादा। वो हमेशा कि अष्टम में आ गया तो ग्रह हमें मार देगा, कि हमें अष्टमेश की दशा चल गई तो मर जाएंगे, तो ये गलत फहमी है, इसको मत रखिएगा। तो सर मारक भाव बताएगा वो डेथ कब होगी? डेथ लॉन्गेविटी तो आपने 8 से देख ली, लेकिन डेथ कब होगी वो मारक भाव मतलब सेकंड एंड सेकंड बताएगा। मारक भाव जो होता है, मारक सिर्फ इसलिए होता है, मारक का मतलब सिर्फ ये है कि वो हमें कष्टकारी है, कष्ट देता है। वो कोई हमारे को जान से नहीं मारता है, वो मानसिक रूप में मारता है। ठीक है।
आठवां भाव जो है वो हमें जो बीमारी में जो मुख्य कारक बनता है वो बनता है, क्योंकि हाउस ऑफ एक्सीडेंट है ना, यानी कि एक तो गहरी चोट होगी जब आठवां भाव संचालित होगा, जब वो एक्टिव होगा, तो एक तो जो बीमारी होगी, रोग होगा, वो मतलब पीड़ादायक होगा काफी, मतलब उसमें सर्जरी हो सकती है, उसमें मतलब डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। एक यूं कह लीजिए, एक आपको ये सोच हो सकती है कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, कहीं फैटल ना हो जाए, मतलब ये इस प्रकार का नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं माइंड में जब आठवां होगा। छठा भाव जब एक्टिव होगा तो वो आपको ऐसे रोक देगा जो कि चल रहे हैं, मतलब आप दवाई खा रहे हैं और जी रहे हैं, तो उसमें कोई आपको उसमें जीने मरने की कोई बात नहीं है। छठा भाव, आठवें भाव कष्ट होगा, आठवें भाव के कारण वो कष्ट ज्यादा होगा, लेकिन वो छोटा होता है। जो छठे भाव का होता है वो सालों साल चलता है, आठवें भाव के जो रोग हैं वो छोटे टाइम चलते हैं, वो थोड़े दिन, महीने 2 महीने, एक लिमिटेड पीरियड के लिए चले और वो ऑपरेशन हुआ या जो भी कुछ हुआ आपका, या दवाई खाई और ठीक हो गए। तो ये फर्क है छठे और आठवें में। और 12वें में क्या है कि उसमें आपको हॉस्पिटलाइजेशन होगा। 12वां भाव जब एक्टिव होगा तो उसके अंदर आपको हॉस्पिटल में जाकर रहना पड़ सकता है, और उसमें आपको मतलब रेस्ट लेना पड़ सकता है, आपको कामकाज आपका थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। ये तो सर लेकिन जब आप 8th हाउस को बता रहे, सर्जरी बताएगा, और 12th हाउस हॉस्पिटलाइज, सर्जरी के लिए भी तो हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा आपको। हाँ, इसका मतलब 8th और 12th दोनों एक्टिव होंगे। मतलब कोई जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल सर्जरी वाला ही हो, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब, लेकिन सर्जरी भी तो ऐसी होती है ना, कई बार आप छोटा सा करवा के और आ गए, घर पे आ गए कि आपने बस टांके लगवाए, 1-2 दिन में ही घर आ गए, कोई ऐसा सर्जरी, कोई खास मतलब बड़ी सर्जरी नहीं होती है उसमें। अच्छा, जो 12th में बड़ी का सर्जरी मतलब होती ये है। है कि आप बीमार पड़ गए, मान लो जैसे आजकल कोरोना के बीमार पड़े हो, तो वो 12वां घर एक्टिव हो रहा है ना, जिसमें कि आपको 10-15 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ रहा है, 20 दिन या लंबे टाइम रहना पड़ रहा है, या कैंसर है, जैसे कैंसर का रोग है, या फिर आपको हार्ट का कोई हार्ट की बीमारी हो जाए, तो उसमें वहाँ पे आपको इसमें 8वां भी हो सकता है, और हार्ट के केस में और 12वां भी हो सकता है। कईयों के हार्ट के प्रॉब्लम होती है, लंबी चलती है, और कईयों का जो है ना बस थोड़ा सा किया और जल्दी ठीक होके आ जाते हैं। तो 6 और 12 में मुख्य जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है, 12वें में है लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन। और कई बार इसमें हॉस्पिटलाइजेशन में ऐसा भी रहता है, कई बार किसी का 12वां भाव एक्टिव होता है ना, तो और अगर अपने ग्रह अच्छे हैं लेकिन 12वां भाव एक्टिव हो गया, तो हो सकता है कि आपको किसी और के लिए जाना पड़ा, परिवार में अब पेरेंट्स में किसी की हेल्थ खराब हो गई, वाइफ की हेल्थ खराब हो गई, स्पाउस की हेल्थ खराब हो गई, तो इसके लिए जाना पड़ गया। तो उसमें कई बार 12th हाउस एक्टिव हो रहा है लेकिन हमारे बाकी ग्रह अच्छे हैं, तो हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है लेकिन हम अपने लिए नहीं जा रहे। तो ये 3 भावों का मुख्य है, और इनसे ही हम ज्यादातर ग्रह वो देखेंगे, और 3 भावों में हम लगन को सबसे ज्यादा देखेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि लग्न अगर स्ट्रांग है तो वो मतलब कितना आदमी वीक रहेगा या स्ट्रांग रहेगा। साथ में वीक और स्ट्रांग रहने में जो हमारे और जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट्स हैं वो है एक सन। सन जो है हमारे को एक बॉडीली जो है हमारे को एनर्जी देता है। अगर आपका सन स्ट्रांग है तो आप किसी छोटी मोटी बीमारी को तो आप ऐसे ही पार कर जाते हैं। अगर है भी ना रोग, जैसे कईयों को कोरोना हो रहा है ना कि वो जो हुआ तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ है, तो सन स्ट्रांग होगा तो ऐसा होगा कि आपको बीमारी हो भी गई और आप ठीक भी हो गए और पता भी नहीं चला। तो ये इसमें रहता है। और अगर दूसरा है प्लेनेट मून। मून अगर जैसे कि वीक होता है कईयों का, तो वो रोग नहीं है तो भी अपने को रोगी बैठ जाते हैं, तो उन्हें यही लगता रहता है कि मेरे तो सिर में दर्द है, या मेरे पैर में दर्द हो रहा है, या मेरे इसमें दर्द है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से कुछ होता ही नहीं है। तो मतलब कि वो नेगेटिव फीलिंग ले आता है अगर मून वीक है।
तो इसमें हमें सन एंड मून की पोजीशन भी देखने की बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि सन अगर स्ट्रांग रहेगा तो आदमी को रोग जो है वैसे ही निकल जाएंगे, और मून स्ट्रांग है तो कम से कम जब रोगी नहीं है तो अपने को रोगी नहीं बोलेगा, रोगी है तो दूसरी बात है। सन स्ट्रांग है तो रोग होते हुए भी अपने को रोगी नहीं बोलेगा, और मून स्ट्रांग है तो रोगी है तो रोगी बोलेगा अपने को। लेकिन कम से कम अगर मून वीक है तो उसमें क्या होता है, उल्टा हो जाता है कि अगर रोगी नहीं भी है तो भी अपने को रोगी मान लेता है, बिना किसी रोग के रोगी मान लेता है। तो ये दोनों में ये अंतर है। ठीक है जी। तो अब इसमें हमें देखना क्या क्या होता है। देखिए ये तो आपको सबको मालूम है, आप सब इतने ज्योतिष के प्रोफेसर हैं सब लोग मेरे ख्याल से, कि अब अगर हमें 6, 8, 12 को देखना है, लगन को देखना है, और एक और जो प्लेनेट देखना होगा किसी भी बीमारी के लिए, कोई ना कोई कारक ग्रह होता है, कारक ग्रह होता है किसी बीमारी का। जैसे मैंने बोला ना अभी कि जुपिटर जो है कारक है डायबिटीज का, कैंसर के लिए जो कारक है वो चंद्रमा है, राहु है, और जुपिटर भी है उसका कारक। तो कोई ना कोई कारक ग्रह होता है, तो कारक ग्रह को देखना होता है हमें। मतलब अब हम टोटल किसी भी प्रॉब्लम के लिए क्या क्या ग्रहों की स्टडी करेंगे। एक तो कारक ग्रह को स्टडी करेंगे, कारक एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। और दूसरा लग्नेश को स्टडी करेंगे। लग्नेश, सूर्य और चंद्र, ये 3 तो हम स्टडी करेंगे जनरल हेल्थ के लिए, कि उसकी जनरल हेल्थ कैसी है, अगर वो जनरल हेल्थ अच्छी है कि वीक है। लेकिन अगर हमने हेल्थ की बजाय बीमारी के ऊपर स्टडी करना है तो फिर हम स्टडी करेंगे एक तो प्लैनेट 6th हाउस में कौन कौन से बैठे हुए हैं, 8th हाउस में कौन से बैठे हैं, 12th हाउस में कौन से बैठे हैं, या इससे भी ज्यादा ये 6th, 8th, 12th तो ये बताएगा कि ये बीमारी हो सकती है इनमें, वो उसका टोटल जो है वो बीमार थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है अगर 6, 8, 12 में ज्यादा प्लैनेट्स बैठे हो, क्योंकि 6, 8, 12 का कोई ना कोई तो लॉर्ड होगा ही होगा, और वो कहीं ना कहीं तो बैठा ही होगा। तो नॉर्मली क्या है, 6, 8, 12 के प्लैनेट्स के लॉर्ड्स जहां बैठ जाते हैं, जिस घर में बैठ जाते हैं, उस भाव को खराब कर देते हैं। 6, 8, 12 के ये आप ध्यान से ये लिख लीजिए पॉइंट कि 6, 8, 12 के लॉर्ड्स जहां बैठते हैं उस हाउस को खराब करते हैं, और उस हाउस से संबंधित हमें बीमारी होती है। एक मिनट सर, हाउस से संबंधित बीमारी होगी। हाँ, उस हाउस से संबंधित, और जिस साइन में बैठ गए हाउस होगा वो कोई साइन होगा, उन दोनों को कंबाइन करेंगे, देखेंगे कैसे करना है। जैसे 6 लॉर्ड अगर सर मान लीजिए 4th हाउस में बैठ गया, सपोज कर लीजिए, और 6th हाउस भी मतलब कमजोर है, अफ्लिक्टेड है, तो एक तो हम ये समझे कि 6th हाउस कमजोर है मतलब बीमारी होगी। दूसरा ये हम समझे कि बीमारी चूंकि 6th लॉर्ड 4th हाउस में बैठ गया है, तो बीमारी जो है आपके 4th हाउस से रिलेटेड किसी भी बॉडी कंपोनेंट में हो सकती है। 4th हाउस जो है रिप्रेजेंट करता है, मान लो 4th हाउस छाती को रिप्रेजेंट करता है ना, लंग्स को रिप्रेजेंट करता है, उससे रिलेटेड बीमारी हो सकती है। अच्छा सर एक चीज बताइए, अगर 6, 8, 12 हाउस अच्छे हैं तो किसी भी हाउस से कनेक्ट बीमारी की उम्मीद ना रखें। कोई ना कोई तो प्लैनेट वीक होगा ना आपकी पत्री में, तो ऐसे तो हो नहीं सकता कि सारे के सारे एक जैसे बैठे हो। नहीं, प्लैनेट तो वीक है, लेकिन अगर छठा घर, 8वां घर, 12वां घर तीनों बेनिफिक इन्फ्लुएंस में हैं, तो क्या इसका प्लैनेट ही नहीं है यूं मान लीजिए, और जो प्लैनेट जो लॉर्ड्स हैं वो बेनिफिक्स के साथ बैठे हुए हैं यूं मान लीजिए। हाँ मान लीजिए, हाँ बैठे हुए, मान लीजिए लॉर्ड भी है, लॉर्ड के ऊपर भी बेनिफिक दृष्टि है, मान लीजिए उसके लॉर्ड है, बीमारी कम होंगी उसको, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी ओवरऑल। अच्छा, कोई मतलब उसको हेल्थ प्रॉब्लम्स कम आएंगी, बस ये कह सकते हैं। लेकिन और अगर आएगी भी तो उस हाउस से रिलेटेड आएगी जहां वो बैठे हुए हैं, जो जहां बैठे हो। या फिर दूसरी बात यह है कि कौन सा प्लेनेट एट ए टाइम में, कौन सा प्लेनेट जो हमारा वीक प्लेनेट है, कौन सा प्लेनेट है ये भी देखना होगा। मान लो वो 6, 8, 12 के तो शुभ ग्रहों के साथ बैठे हैं, वो तो ठीक है,
लेकिन हमारा जो कुछ शुभ ग्रह जुपिटर ही है, मान लो डेबिलिटेटेड बैठा हुआ है, तो जहाँ डेबिलिटेटेड बैठा होगा तो वहां पर वो कुछ ना कुछ तो गलती करेगा ना। तो गुरु जिसका कारण है, एक तो वो प्रॉब्लम करेगा, जिस चीज का कारण है, और जिस भाव में बैठा हुआ है उस भाव को डिस्टर्ब करेगा, उसको वीक करेगा। जो हाउस अब वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको देखना होगा। और जब वो गुरु के ऊपर कोई गोचर जा रहा होगा, मान लो गुरु के ऊपर गुरु का गोचर जा रहा है, तो वो डिस्टर्ब हुआ ना उस समय, तो उस समय कोई ना कोई उससे संबंधित रोग दे सकता है। या कोई दशा चली, मान लो गुरु की अंतरदशा आई, की अंतरदशा में वहां पर वो उसको रोक सकता है। तो बेसिकली हमारे को जो प्रॉब्लम आएगी, या तो उसकी दशा अंतरदशा में, और उसके ऊपर कोई गोचर होगा, गुरु के ऊपर ये जरूरी नहीं कि गुरु पे गुरु का गोचर हो, गुरु पे बल्कि उसके एनिमी का गोचर होगा, जैसे राहु का गोचर होगा तो और ज्यादा खराब करेगा। और वहां पर हाँ, जो एनिमी होगा उसका मित्र गोचर करेगा तो क्या खराब नहीं करेगा, सूर्य गोचर करेगा तो नहीं खराब करेगा। लेकिन अगर वो राहु गोचर करेगा, शनि गोचर करेगा उसके ऊपर, गुरु के ऊपर, और वो नीच का बैठा हुआ है, तो वो वहां पे ज्यादा खराब करने की उम्मीद है। डॉक्टर बंसल, एक क्विक क्वेश्चन, अगर जैसे नीच का जुपिटर है, जैसे आप एग्जांपल दिया, नीच का जुपिटर है आपकी पुत्री में, बट जुपिटर लेट्स से गोचर कर रहा है सेकंड हाउस को, तो दैट मींस ड्यूरिंग दैट गोचर सेकंड हाउस कुड मीन आई प्रॉब्लम, और इज इट दैट जुपिटर को हम स्टेशनरी माने एज पर द हॉरोस्कोप? नहीं, जुपिटर मान लो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, नीच का होके, हाँ जी। अब उसके ऊपर से मान लो जुपिटर ग्रुप गोचर करता है, तो सेकंड हाउस में नीच के गुरु के ऊपर से ही गोचर कर रहा है जी। तो गुरु किस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो चीजों पे उसमें प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। अब गुरु आंख का कारक नहीं है, लेकिन हाउस तो कारक है आंखों का, तो आंख की छोटी मोटी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन गुरु आंखों का कारक नहीं है। गुरु जो मुख्य कारक है लीवर का है, तो लीवर से संबंधित या डायबिटीज से संबंधित कोई समस्या ज्यादा हो सकती है। फिर आंखों के लिए तो सन का होता है ना? आंखों के लिए कारक है उसका। और एनी बॉडी पार्ट्स आप बताएंगे अभी? सर एक मिनट, 1 मिनट सर। जैसे जुपिटर इन्होंने बोला कि सेकंड हाउस में है, तो लीवर से संबंधित प्रॉब्लम कैसे आएगी? सर लीवर तो रिप्रेजेंट करता है 4th हाउस या 5th हाउस से। हाँ ठीक है, तो लेकिन कारक तो है ना वो जुपिटर। अब वो मिक्सिंग करेंगे उसमें, हम देखिए उसमें सेकंड हाउस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकती है, गुरु से संबंधित प्रॉब्लम भी आ सकती है, और वो मकर राशि में नीच का है तो मकर से संबंधित भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो तीन चीजों को संबंध देखना पड़ेगा, और फिर तीनों में मिक्स करके देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा हाउस वीक हो रहा है, कौन सा साइन वीक हो रहा है, कौन सा आपका प्लेनेट वीक हो रहा है, तीनों में से कौन सी चीज ज्यादा आपको, ये तो वे एंड बैलेंस है, मतलब कि उसको आपको नाप तोल के ना एक तरह से चेक करना है कि ये चीज ज्यादा कमजोर हो गई है, ये चीज ठीक है, तो इधर से ये वाली ज्यादा तंग कर सकती है। जन्मपत्री में तो यही है ना, वही है ना कि आपको ये ग्रह इतना कमजोर हो गया, वो उतना कमजोर हो गया, ये राशि इतना कमजोर हो गई, ये हाउस इतना कमजोर हो गया, उसके हिसाब से ही आपको बताना होगा। तो अब थोड़ा सा इसको हम आगे करेंगे, इसको एक्सरसाइज को। अब आप थोड़ा सा वो देख लीजिए, प्लैनेट्स कौन से साइंस, कौन से हाउसेस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैं आपको आवाज कट रही सर। आ गया, सही आ गया, दिखाई दे रहा है? जी सर। सर वैसे ये सब जो बुक में भी दिए हुए हैं वैसे, राइट? ये सब बुक में मिलेंगे, ये मैं आपको पीपीटी भेज दूंगा। ओके। हाँ, ये मैं पीपीटी आपको दे दूंगा, ये आप इसको बस ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा आपको लिखना नहीं पड़ेगा, इसको मत लिखिएगा, आप सुनते रहिए इसमें। तो ये मेष जो है, जैसा अभी बताया था, ब्रेन, हेड, बॉडी, हेयर, ये दिखाता है। बॉडी से मतलब इसमें इसलिए बॉडी लिख दिया है, बॉडी को, क्योंकि एरीज जो है, क्योंकि वो काल पुरुष को भी दिखाता है, रिप्रेजेंट जो करता है ना, पूरे शरीर को भी रिप्रेजेंट करता है एक तरह से। टॉरस में आइस,
ईयर, नोज, चीक, मतलब फेस है ना, पूरा ही फेस है एक तरह से। आईज, ईयर, नोज, चीक्स, लिप्स, टीथ, माउथ, टंग, थ्रोट। इसमें ना थ्रोट का अंदर वाला हिस्सा नहीं है। ये यहाँ पे जेमिनी में भी थ्रोट लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ये ऊपर का थ्रोट मान लीजिए, टंग तक का, टंग जहां से निकल रही है ना, वहां से समझ लो। लेकिन अंदर का जो पोर्शन है थ्रोट का, वो जेमिनी में है। मतलब नेक जो है वो जेमिनी में आती है। फिर इसके अंदर ये लंबी चीज है कि नेक, जैसे अभी दिखाया था ना कि शोल्डर है, आर्म्स हैं, एल्बोज हैं दोनों, और हैंड, चेस्ट, ब्रेस्ट, मतलब ये काफी बड़ा लंबा कवरेज है जेमिनी का। तो थायराइड पे जेमिनी में आएगा? थायराइड, हाँ थायराइड जेमिनी से आएगा। कैंसर, कैंसर साइन जो है लंग्स, ट्रैकिया एंड हार्ट। इसमें जो है ना ये हार्ट जो है कैंसर, ये हार्ट इसमें भी आता है और लियो में भी आता है, दोनों में आता है। ये हार्ट जो है ना कंप्लीटली पूरा कैंसर में नहीं है, यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन हार्ट या पार्ट यहाँ लियो में भी आता है। बैली तो है ही है। फिर इंटेस्टाइन्स हो गई, लिवर, स्प्लीन, किडनी, नेवल सिस्टम, वेस्ट एंड बटक्स, एंड लिब्रा में यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, एंड स्कॉर्पियो में यूट्रस का लोअर पोर्शन है, जेनाइटल एरिया, एनस, फिर ये थाइज, नीज एंड चिन एंड एंकल। So if any sign is weak, then let's say Scorpio is weak, there is a problem likely in uterus, etc. वहाँ पे अगर प्लैनेट्स जो है वीक बैठे हुए हैं और वो अगर तो इस तरह से उस पोर्शन में प्रॉब्लम। Okay. स्कॉर्पियो का चंद्रमा है वहां पर, तो फिर ये प्रॉब्लम्स आएंगी। नीच का हो गया चंद्रमा। बेसिकली अब जैसे एरीज वीक होगा तो क्या है कि आई डिजीज होगी, माउथ डिजीज, हेडेक, मेंटल टेंशन, इंसोम्निया। और ये टॉरस से जो है फेस से रिलेटेड है ना, ये फेस और थ्रोट है, बोलने का है, आईज का है, नोज का है, थ्रोट का है, तो ये सब प्रॉब्लम्स होंगी। जेमिनी से रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स, मैरो रिलेटेड डिजीजेस, सर से हार्ट डिजीज, डिफेक्ट ऑफ ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। लियो से हमारी स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है। मोटापा जो होता है वो लियो के कारण है। एयरबॉर्न डिजीज, हवा से संबंधित बीमारियां, ठीक है। और विर्गो से किडनी प्रॉब्लम, स्प्लीन, स्टमक डिजीजेस, इंडाइजेशन, लो एपिटाइट, ये बैक पेन, ये विर्गो हो गया। लिब्रा में लोअर पोर्शन ऑफ नेवल है तो यूरिनरी डिजीजेस, डायबिटीज, लिकोरिया। अब ये डायबिटीज जो है ना, वैसे यहाँ ये इसलिए भी लिख दिया है डायबिटीज का पोर्शन क्योंकि ये शुगर भी इसमें इन्वॉल्व होता है, तो वो लिब्रा के कारण ये इसमें डायबिटीज भी लिखा है। बट अदरवाइज दिस शुड बी देयर इन दी इसमें जो लीवर का पोर्शन है ना, लीवर यहाँ पे लियो में दिया हुआ है, तो इट शुड बी विद द लिवर, लियो में। डायबिटीज की जो प्रॉब्लम है ये लियो से भी होगी। स्कॉर्पियो से सेक्सुअल डिजीजेस, पाइल्स, फिस्टुला, और सेगिटेरियस से लिवर। सेगिटेरियस में ये धनु, ये गुरु के कारण लिवर प्रॉब्लम लिखती है, यहाँ पर लिखी हुई है। मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम, बोन ब्रेकिंग, मैरो डिजीज एंड ब्लड डिफेक्ट्स। कैप, ये कोल्ड डिजीज, स्किन डिजीज, ब्लड प्रेशर, एक्वेरियस बैंड, मेंटल डिजीज, ड्रॉप्सी। अब ये कुछ चीजें प्लैनेट की वजह से लिखी हुई हैं, कुछ चीजें उन्होंने उसकी वजह से लिखी है, ये रिप्रेजेंट करती हैं उस बॉडी पार्ट को। पर ये काल पुरुष को मानते हुए हम ये सारा कर रहे हैं क्योंकि एरीज कोई पुरुष प्लस लॉर्डशिप दोनों चीजें मिक्स हो रही मिक्स है, क्योंकि अलग अलग जैसे राशि आती हैं, लगन अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग तो फिर अलग हो जाएगा ये सब। नहीं, ये लगन के हिसाब से नहीं है। हाँ, वो मतलब काल पुरुष के अकॉर्डिंग चल रहा है।
सर स्पीच रिलेटेड किस में आएगी? है स्पीच सेकंड हाउस में है। वाणी जो होता है वो सेकंड मुंह से बोलते हैं ना, और थर्ड अगर आपका देखिए एक होता है हकलाना, है ना, वो थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है। और एक बोलते हैं आप वर्ड्स आपके पास सही नहीं आते या आप बोलने में कितने इफेक्टिव हैं, वो सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके बोलने में कोई प्रॉब्लम है कि आप बोल ही नहीं पाते हैं, आप सुनने का तो जैसे सेकंड हाउस है ही है, लेकिन बोलने में क्या है कि एक तो इनसाइड स्पीच आपका वोकल कॉर्ड जो है ना अंदर से, वो अगर अफेक्टेड है तब तो आपका थर्ड हाउस होगा उसके लिए। और जैसे कि आप सिंगर है, कोई मान लीजिए सिंगर है, उसकी आवाज बस मधुर है, तो उसका थर्ड हाउस अच्छा होना ही चाहिए, स्ट्रांग होना ही चाहिए, तभी वो अच्छा गायक बनेगा। और ऐसा हो सकता है कि उसके सेकंड हाउस में तो जो है ना वो बड़ा कोई शुभ ग्रह नहीं बैठा हुआ है, वो तो मतलब जब वो गाना गा रहा है तब तो वो अच्छा मीठा गा रहा है, लेकिन जब वैसे उससे बात करो तो वो गालियां देता है। तो ऐसी पर्सनैलिटी हो सकती है ना, तो ऐसे में वो क्या है कि सेकंड हाउस तो उसका डिस्टर्ब्ड है और जो थर्ड हाउस है वो उसका अच्छा है। तो गाना जो गाता है आदमी वो थर्ड हाउस से गाता है। सर जो बच्चे होते हैं लेट बोलना स्टार्ट करते हैं या हकलाते हैं, तो वो हाँ, लेट जो बोलना स्टार्ट करते हैं, बोलने का देखिए, बोलने का तो कई बार कानों से संबंधित होता है, वो तो कि वो सुन ही नहीं पाते हैं तो इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं। और या लेट बोलने का कोई अगर दूसरा कारण होता है तो वो फिर वो थर्ड हाउस इंपॉर्टेंट होगा उसका। क्या चीज, कौन सा हाउस? थर्ड हाउस। हाँ। और कान के लिए भी ना देखिए थर्ड हाउस इंपॉर्टेंट होता है। कान जो है ना, अभी मैंने आपको जो दिखाया था ना, एक चार्ट जो दिखाया था उसमें लेफ्ट ईयर और राइट ईयर जो है वो थर्ड और 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो थर्ड हाउस आपका अंदर का गला भी है। तो जो मतलब जो लेट बोलना शुरू करते हैं या उनको कुछ बोलने की समस्या रहती है या सुनने की भी समस्या रहती है, दोनों की दोनों चीजें वो हम थर्ड और 11th हाउस से देख सकते हैं और देखते हैं, उसी से ही देखते हैं। आइज की जो प्रॉब्लम है हमेशा हम सेकंड और 12th हाउस से देखते हैं, और ईयर की प्रॉब्लम थर्ड और 11th से देखते हैं, और स्पीच की प्रॉब्लम भी थर्ड और 11th से। उसमें सेकंड हाउस नहीं आएगा। सेकंड हाउस आता है कि आप कितने इफेक्टिव है बोलने में, आपके बोलने को कौन सुन रहा है, कितना ध्यान दे रहा है। तो सेकंड हाउस अच्छा होना चाहिए। एक अच्छे टीचर के लिए सेकंड हाउस अच्छा होना चाहिए। अच्छा, ये हैं हाउसेस एंड डिजीज। हाउस में भी मतलब जो साइंस का था, साइंस में और हाउस में कोई खास फर्क नहीं दिखाई देगा, वही डिजीजेस और वैसी ही आएंगी आपको। जैसे इसमें पहले में हेडेक है, मेंटल डिजीज है, कोल्ड एंड मेंटल वीकनेस है, फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटी, ये जो है पहला घर रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड हाउस जो है आई डिजीज, ईयर डिजीज, माउथ डिजीज, नेजल डिजीज, ये सारा चीजें दिखा रहा है। थर्ड फिर दोबारा थ्रोट, नेक रिलेटेड डिजीजेस, गॉइटर, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, कफ, अस्थमा, लंग्स डिजीज एंड डेफिशिएंसीज रिलेटेड टू हैंड लाइक म्यूटिलेशन ऑफ हैंड। अब ये थर्ड क्योंकि जेमिनी में वो ये सब था ना, ये तो इसीलिए ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। एक्चुअली क्या है, ये अभी इसमें मैंने आपको यहाँ पे कॉपी करके दिखा दिया है, दे दिया है। इसमें बहुत सारी चीजें तो हम जैसे इसमें है लिखी हुई वैसे यूज करेंगे, लेकिन कुछ चीजों पर मैं आपको बताऊंगा कि जहां पर कि हाउसेस में हमें दो तरह के रिप्रेजेंटेशन है। हाउसेस में साइंस में तो जैसे कालपुरुष की कुंडली है, वो तो वहां पर तो एक ही तरह का है हिसाब किताब, लेकिन जो हाउसेस में दूसरी तरह का रिप्रेजेंटेशन भी है। जैसे आप एक मिनट में आपको दोबारा ये दिखाता हूँ, वाली पहली वाली। ये वाली दिखाई थी ना आपको मैंने, इसके बाद
इसको आप जरा ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, चाहे आप, क्योंकि ये आप इसे नोट कर लीजिए आप, ये दिस इज इम्पोर्टेंट। सर ये आप ये नहीं देंगे आप नोट कर लीजिए ना, अभी तो कर लीजिए, फिर जब दे दूंगा तो कोई बात नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपको इस तरह की प्रॉब्लम के लिए आपको जब पूछते हैं ना डिटेलिंग में कि भाई हमारे कान की प्रॉब्लम है, आँख की प्रॉब्लम, तो इसमें हम इसको यूज करने वाले हैं। ये फेस के लिए ना, टोटल फेस के लिए आपको ये यूज करने वाले हैं। और चीक्स, लेफ्ट चीक, राइट चीक, ये है ना इसके अंदर, तो इसीलिए हम इसको दांतों के लिए भी इसी को यूज करते हैं। पांचवा भाव जो है ना, वो दांत भी इसमें आ जाते हैं। ये मुंह, वैसे तो कहने को मुंह है, मुंह में, लेकिन हम खाने के लिए समझो, उसमें लार के लिए समझो, लेकिन जो दांत हैं, जो काटने की जो है, वो चीक्स जो है वो इसमें आ जाते हैं। चीक्स के साथ दांत इधर आ जाएंगे। और राइट चिन, लेफ्ट चिन, चिन तो खैर यहाँ पे ये नीचे का पोर्शन टुट्टी हो गई है ना। Sir, this description is for the first Grashcon. This is, आप उसको छोड़िए, ये हम टोटल एज सच देखते हैं। एज सच पूरे कुंडली में ऐसा ही देखेंगे। अगर आपको कोई कान के लिए पूछता है, कान की बीमारी के लिए, तो आपको देखना यही देखना पड़ेगा, थर्ड हाउस। ओके। ये जब आप हाउस देख रहे हैं ना, हाउस के हिसाब से आपको ये देखना है, हाउस के लिए। सर मुझे स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा? नहीं जी। किसी को नहीं दिख रहा क्या? सबको दिख रहा? सबको दिखाई दे रहा है सर। आप अपनी तरफ से चेक कर लीजिए। वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। क्लियर बट आई कांट। आपको फिर चेक करना पड़ेगा आपको अपना क्या। बंद करके ऑफ करने से फिर से वो शो होता है। देखिए, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं आपको और एम्फेसाइज करना चाहता हूं कि दो तरह के हमारे इक्विवेलेंस हैं। एक तो है मेष से लेके मीन तक का, और एक है हाउसेस का। आप यूं मान लीजिए, जब हम हाउसेस को देख रहे हैं, तो हम इस तरह से देखेंगे जो ये सामने दिख रहा है। और जब हम मेष से मीन देखेंगे तो हम फिर उसको देखेंगे जैसे कि हमें पहले काल पुरुष देखा हमने। दृष्टांत के हिसाब से जरूर लिखा हुआ है पुस्तक में, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कई चीजें जो है ना, वो उस तरह से नहीं होती जैसे लिखी होती है। सर एक और जो दिखाया था आपने, जिसमें कि हेड की जगह थ्रोट लिखा हुआ था, ये लिख लीजिए। नेक्स्ट वाला जो आपने एक दिखाया था, वो भी दिखा दीजिए। ये भी लिख लीजिए। दूसरा पोर्शन ये है। सर हमसे कोई पूछे कि मेरे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम कैसे बताएंगे? ऐसे तो ये बहुत कंफ्यूजिंग नहीं हो गया कि थर्ड हाउस आई 5 दिन बाद पूछना ना, कंफ्यूजन है कि नहीं है। सर थ्रोट वाला भी दिखा दीजिए। जैसे है तभी तो हम क्लास ले रहे हैं, नहीं तो कंफ्यूजन नहीं होता तो क्लास ही नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, 1 मिनट सर। हेड की जगह सर थ्रोट आपने एक दिखाया था इसमें। थ्रोट से लेके और आगे तक हाँ, वो भी दिखा दीजिए एक बार। से नीचे का ये थ्रोट वाला ही है सामने। नहीं ये नहीं है, ये हेड से स्टार्ट है, वो दूसरा ये जो थ्रोट से स्टार्ट है। हेड से लेके थ्रोट तक खत्म हो गया है ना, चिन तक खत्म हो गया, माउथ तक, और ये उससे नीचे शुरू हुआ, और ये पूरा बॉडी का जो पोर्शन है वो इसमें आ गया, पूरी बॉडी आ गई इसके अंदर।
अब शोल्डर्स जो है ना, आपने बहुत बार देखा भी होगा कि आप शोल्डर को आप इससे लेते हैं, सेकंड हाउस से। हाथ जो इधर से लेते हैं, आर्म इधर से लेते हैं। और तो ये अगर कोई सर्वाइकल है तो फिर शोल्डर में आएगा वो क्या? हाँ, सर्वाइकल जो है वो शोल्डर में आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए, वो वाली जो आप बता रहे हैं। तीसरा ये वाला भी नोट कर लीजिए, तीसरा। सर ये तो इस पे तो वही आ रहा है, अभी हेड वाला ही आ रहा है। नहीं आ रहा। चेंज करिए सर। चेंज किया ना? नहीं, ठीक है ठीक है। हो गया ठीक है, विजिबल है सर, ठीक है। सर एनएस 2 है इसमें, फर्स्ट और 12। हाँ हाँ, एनएस 2 क्यों है? पिछवाड़ा। और तो एक ही होगा ना एनएस तो। हाँ, तो आप सर इसमें 2 क्यों लिखा है सर? हाँ, एनएस 2 क्यों? या सेक्स के लिए, अब आई डोंट नो, ये वाला यूज नहीं होता वैसे। एनएस 12 का तो यूज होता नहीं है। ये वाला वैसे पोर्शन कम यूज होता है। देखिए इसमें मैं बताऊं, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, ये जो इतना पोर्शन है ना, ये इतना पोर्शन इसमें हम यूज नहीं करते हैं। ऐसे अलग अलग, जैसे इसमें तो राइट टेस्टिकल्स, लेफ्ट टेस्टिकल्स अलग अलग लिखे हैं, और ये एनएस इधर अलग से। हम एनएस का पोर्शन जो है ना, ये सारा, और ये 7th और 8th हाउस से लेते हैं। ये वाला जो पोर्शन है, ये सारा की सारा ये 7th हाउस और 8th हाउस का संबंधित है। और ये कॉक्सा मतलब वो है पैर का ऊपर, जांग कह लीजिए, राइट जांग और लेफ्ट जांग, ठीक है। ये नी हो गया, फिर ये थाइस, और ये राइट थाई नहीं होना चाहिए था, राइट लेग होना चाहिए था, राइट लेग और लेफ्ट लेग। नी के नीचे का जो लेग होता है ना, ये वो है, होना चाहिए। और ये फुट मतलब ये दोनों की दोनों पैर, ये खाली पैर है। तो हम ये लेफ्ट लेग और राइट लेग के लिए यूज करते हैं इसको। ये हमारा बहुत यूज होता है। ये राइट नी लेफ्ट नी यूज होता है, ये वाला भी यूज होता है, ये फुट के लिए यूज होता है। मतलब इतना पोर्शन तो हम यूज करते हैं इसमें, इतना पोर्शन, समझ गए। बट सर अगर पाइल्स वाइल्स है वो तो एनएस से देखोगे ना, तो वो कैसे करोगे आप? 8th हाउस से देखता है हाँ जी, एनएस की जितनी भी चीजें हैं वो हम 8th हाउस से देखते हैं। 8th हाउस, 8th हाउस। हाँ। सर और आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। चीजें हैं वो 7th हाउस से देखते हैं। सर नहीं क्लियर हो, आवाज ब्रेक हो रही है। मैंने कहा कि जो आपका सेक्स से रिलेटेड चीजें हैं वो 7th हाउस से देखते हैं। अच्छा। और 8th हाउस से एनएस का पोर्शन और पाइल्स वगैरह इधर से देखते हैं, 8th हाउस से, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये यूज नहीं होता है, प्रैक्टिकली यूज नहीं होता। ये दिया हुआ है लेकिन यूज नहीं होता, इसलिए मेरे को ठीक से नहीं मालूम है इसके बारे में। और टेस्टिकल्स फिर किससे देखेंगे? ये पोर्शन पूरा यूज होता है, ये प्रैक्टिकली यूज करते हैं हम इसको, कि राइट लेग में आपके प्रॉब्लम है या लेफ्ट लेग में प्रॉब्लम है। जैसे 8वां घर जिसका कटता है, आपने देखा है ना कि 8वां घर एक्सीडेंट का हाउस है, हाँ? और ये लेफ्ट लेग है, इसे थाई की बजाय ना लेग लिख लीजिएगा, ये थाई नहीं है। ये कॉक्सा जो लिखा है ना, वो थाई समझो इसे। ये जो है आपको एक्सीडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेफ्ट 8वां घर एक्सीडेंट का घर है, और 8वां घर जो है लेफ्ट लेग का भी घर है। तो आपको जितने आपको मिलेंगे ना लंगड़े जो लोग मिलेंगे, वो ज्यादातर उनका एक्सीडेंट में जिनका पैर कटा होगा उनका लेफ्ट लेग कटा होगा। आप ये ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये बड़ी एक बड़ा कनेक्शन है। सर अगर किसी को बेबी होने में इशू हो तो वो किस घर से देखेंगे? हैं अभी वो ठहरिए आप पहले, इधर जम मत मारिए। सर ये 12th में एनएस का कैसे आ गया? और छोड़ दीजिए ना, इतने पोर्शन को छोड़ दो, मैं क्या तो रहा हूँ, इतने पोर्शन को यूज नहीं करते हैं।
प्रैक्टिकली यूज नहीं होता ये। हाँ हाँ, लेकिन वैसे भी मतलब वो सेक्स का और ये जो है ऊपर आ रहा है। हाँ, इतने 5 चीजों को, 5 को छोड़ दीजिए, अगले नीचे के 7 यूज कर लीजिए, बस जी। इतना लिख लीजिए आप, ठीक है। पेज 21 पे जो आपका वो है ना, उसमें सर हाउसेस वाइज डिजीजेस लिखी हैं, तो आई थिंक दैट विल बी बेटर रिप्रेजेंटेशन। और ये जो है इसके अंदर जो है लेफ्ट आर्म राइट आर्म ये यूज होता है, लेफ्ट लेग ये राइट हैंड, और हैंड का मतलब क्या है, ये वाला पोर्शन हैंड यहाँ से लेके कंधे से लेकर और ये यहाँ तक बीच अपना कोहनी तक, यहाँ तक, ये जो है ना राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड है ये। और आर्म राइट आर्म लेफ्ट आर्म जो है वो उसके कोहनी से नीचे का हाथ जो है वो राइट आर्म है, लेफ्ट आर्म है, ठीक है। थ्रोट तो हो ही गया, क्लियर है, राइट शोल्डर क्लियर ही है आपको, लेफ्ट शोल्डर क्लियर है। अच्छा, इसमें यहाँ ये पोर्शन बहुत यूज होता है, ये पोर्शन यूज होता है, ये जैसे ब्रेस्ट के लिए जिसमें राइट ब्रेस्ट लेफ्ट ब्रेस्ट लिखा है, ये पोर्शन यूज नहीं होता है, ये मैं लेट मी टेल यू, इसके अंदर ये वाला पोर्शन बहुत कम यूज होता होगा कभी, आई डोंट नो। ब्रेस्ट के लिए हम नॉर्मली जो है उसी के हिसाब से ही चौथा घर देखते हैं, चौथा घर जो है ना ब्रेस्ट के लिए कॉमन देखा जाता है बजाय। तो इसमें तो आर्म लिखा है सर। मैं ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है। आप ये समझिए, ये इतने पोर्शन को काट दीजिए, इतने को मत यूज कीजिए आप इसमें से, ठीक है। आप जो है ऊपर वाला पोर्शन यूज कीजिए, इतना 7, ये 1 2 3 4 5 6 7 यूज कर लीजिए, और उसमें जो है नीचे के 7 यूज करने हैं, ये वाले 5 छोड़, इसमें ये वाले 5 छोड़ दीजिए, ये बाकी के यूज कर लीजिए। और तो दोनों ब्रेस्ट के लिए सर 4th हाउस है, हाँ दोनों ब्रेस्ट के लिए 4th हाउस, छाती जो है ना वो 4th हाउस है ना, छाती, और ये हम पूरा यूज करते हैं, ये पूरा यूज किया जाता है, हेड का जो है ये पूरा यूज किया जाता है, ठीक है। अभी फिर दोबारा ये हाउसेस के बारे में सर कोक्सा जो है वो हिप जॉइंट होता है, उसको हिप जॉइंट की प्रॉब्लम्स तो बहुत होती है आजकल लोगों को, तो कौन से हाउस से देखना है उसे? तो वही तो, उसी के लिए तो वहां पे लिखा ही हुआ है ना, हिप जॉइंट से लेके और अपना जांग तक जो है वो वाला 4th हाउस है, 4th and 10th हाउस जो है ना। हाँ जी बोलिए सर। हाँ सर ये लिखना है क्या जो आपने पेज लगाया? नहीं ये लिखता नहीं, ये आपको दे देंगे, ठीक है। ये हाउसेस के बारे में दिया है, कौन सी हाउस से कौन सी डिजीज होती है। इसमें राशि कुछ भी हो सकती है सर। हाँ, एक्चुअली तो राशि और ये दोनों सब इसमें ज्योतिष में ना इसका सारा मिक्सअप हो रखा है, या राशि में भी 1 to 12 है, हाउस में भी 1 to 12 है, और राशि और हाउस का मिक्सिंग हो रखी है सारी। तो ये 1 2 3 हाउसेस को डिनोट कर रहा है, ये हाउसेस को। सर ये बड़ा सीवियर कंफ्यूजन है, मैंने बहुत स्टडी करने की कोशिश करी है। जैसे 4th हाउस है, तो 4th हाउस सपोज कीजिए कि 4th हाउस रिप्रेजेंट्स आपका हार्ट या लंग रिप्रेजेंट करता है कुंडली में, क्योंकि आई हैव गॉन फॉर ए बाईपास सर्जरी और मेरा 4th हाउस एफ्लिक्टेड है। तो 4th हाउस में जैसे मान लीजिए, लेकिन 4th हाउस में राशि तो कैंसर नहीं है, 4th हाउस में राशि तो मेरी विर्गो है, तो उसको इंटरप्रिटेशन समझ में नहीं आता कि इसको हाउस से देखे बीमारी को या राशि से देखे, मतलब ये बड़ा रियली प्रॉब्लम। हाँ चलो आगे करेंगे डिस्कस इसको, ठीक है। इसको अगर आप थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देंगे तो बेटर होगा। हाँ बिल्कुल, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल कर देंगे इस बात को, इसी बात को क्लियर करना है इसमें, मेन तो यही बात क्लियर करने वाली है। ये 9 क्वेश्चन था छोटा सा सर, आपने जो 3 चार्ट दिखाए हैं तीनों को लग्न में भी सेट करके देखना है या दृष्टान का लेके देखना है? नहीं दृष्टान का नहीं, लगन में, लगन के हिसाब से लगन में ही सेट करना है। ओके ठीक है सर।
ये 9 ग्रह ये तो जैसे सन है, पित्त दोष, हाई फीवर, एपिलेप्सी। तो ये लिखेंगे आप, दे देंगे? ये मैं आपको दे दूंगा, मैं इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप सुन लीजिए, है ना। ये आई डिजीज जो है ना, देखिए सन कारक है, लेकिन इसका मून भी कारक है, और शुक्र भी मानते हैं कुछ लोग इसमें। तो सन मून मेन है, क्योंकि ये दोनों लाइट देते हैं, तो सन एंड मून मेन है। और मून से तो जो है मेंटल डिजीजेस जितनी भी हैं, लेजीनेस वगैरह ये है, और कफ जो है मुख्य जो है, कफ जो है इससे है, डायरिया, क्योंकि इसमें पानी निकल जाता है शरीर का, यूं कह लीजिए, तो इसलिए। और फीवर ड्यू टू कोल्ड, इंडाइजेशन, ये बाकी तो सब आप। ब्लड इम्प्योरिटीज, क्योंकि ब्लड ये लिक्विड का कारक है, इसीलिए चंद्रमा को ब्लड इम्प्योरिटीज के लिए भी इम्पोर्टेंट माना गया है। मेंटल डिजीजेस तो सारी इसमें होते ही हैं, कोई बात ही नहीं है। बोन्स जो है, डिजीजेस ऑफ बोन्स जो है वो सन में मानी गई है, डिजीजेस ऑफ बोन्स। टीबी का जो कारण है वो भी सन को माना है, लेकिन टीबी का कारण राहु भी होता है और वीनस भी होता है। नर्वसनेस तो यह है कि अगर सन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो नर्वसनेस कैन कम। अच्छा, फिर मंगल जो है अपेंडिसाइटिस कारण है, अपेंडिसाइटिस का। पॉइजनस, इचिंग का है, ब्लंटनेस इन स्किन, ब्रेकिंग ऑफ बोन्स, वुंड और हर्ट, ये एक्सीडेंट का कारक है ना, तो वुंड वगैरह का कारक यही है। और लो और हाई ब्लड प्रेशर का कारक है मंगल। मरकरी जो है मेंटल इम्बैलेंस, इंपॉर्टेंट। आई डिजीजेस का कोई खास कारण नहीं है, ये मरकरी नहीं है। नोज और थ्रोट डिजीजेस का मरकरी एक कारण है। थ्रोट इसलिए भी क्योंकि मरकरी बोलने के लिए भी वक्ता भी है ना, तो नोज थ्रोट डिजीज होगी तो बोलेगा कैसे। फिर स्किन डिजीजेस का कारण है। जॉन्डिस का मुख्य कारण तो जुपिटर है, वैसे इसको सेकेंडरी कारक है ये। रिंग वर्म का भी मुख्य कारण ये नहीं है, रिंग वर्म का मुख्य कारण राहु है, ये यहाँ नहीं होगा। तो रिंग वर्म जो है स्किन की प्रॉब्लम है ना। रिंग वर्म तो एक होता है पेट में वर्म होता है, उसका कारण राहु होता है, और ये स्किन प्रॉब्लम है तो ये इसका एक्जिमा लिखा ना, हाँ, तो एक्जिमा का कारण मरकरी है। इचिंग का कारण मरकरी होता है। एयरबोर्न डिजीजेस इसका कारण मरकरी होता है। तो जॉन्डिस का क्या बताया था आपने? जॉन्डिस का मुख्य कारण जो है, जॉन्डिस का मुख्य कारण जो है जुपिटर होता है। लीवर का जो कारक है ना, मुख्य कारक, वो जुपिटर है। ये कई किताबों में ना अलग अलग लिखा होता है कि बड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि किसको क्या। सर एक क्वेश्चन था, इफ यू डोंट माइंड, जैसे आपने बताया कि 9 प्लैनेट्स एंड डिजीजेस, तो मतलब ये जो 9 प्लैनेट हैं इन डिजीजेस को रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब इनके कारक हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मान लीजिए किसी का मरकरी या मार्स अफेक्टेड है, तो अगर मार्स की दशा है या अंतरदशा है तो क्या सारी की सारी प्रॉब्लम होगी या इनमें से कोई होगी? वो डिपेंड करेगा कि वो फिर मार्स कहाँ पर है, किस भाव में है, किस राशि में है, तो उससे दोनों का कॉमन फैक्टर ले लेंगे ना। जैसे आप HCF LCM वगैरह निकालते हैं ना कॉमन फैक्टर निकालने के लिए। हाँ जी हाँ, उसी तरह से कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। सर सोराइसिस का क्या कारक है? सोराइसिस तो लिवर में होता है ना? नहीं, स्किन में भी होता है ना? स्किन प्रॉब्लम होती है सर। स्किन प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम मरकरी रहेगा। एक लिवर में भी सोराइसिस होता है, मैंने देखा है। हाँ जी, लिवर का भी होता है। लिवर में होगा तो जुपिटर होगा।
और अगर स्किन वैसे है तो स्किन में है तो मर्करी है। फिर वीनस में तो यूरिनरी डिजीजेस मेन होती हैं, ये सेक्स डिजीजेस ये सब मेन रहती है इसमें, और स्टोन का हो गया, प्रोस्टेट का हो गया, ये सब चीजें, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स जो है ये वीनस का है कारण। और डिजीजेस ड्यू टू कफ कफ एंड कोल्ड जो होता है ना, वो दोनों ये वीनस के कारण होता है। और तो ये ईचिंग मार्स में भी लिखा है, मरकरी में भी लिखा है, ब्लंटनेस इन स्किन, और ईचिंग मार्स में भी है और ईचिंग मरकरी में भी है, एक्जिमा। अब इचिंग जो है ये मार्स तो है, चोट पर इचिंग होती है वो मार्स की है, और वैसे जो स्किन की इचिंग होती है वो इसकी है। वैसे इसमें मार्स में नहीं होता खास इचिंग का। इचिंग में ड्राइनेस जो रहती है ना वो मंगल की वजह से रहती है, लेकिन जो इचिंग का जो स्किन का जो प्रॉब्लम है वो मरकरी है। ड्राइनेस मार्स की वजह से भी लिखा हुआ है मार्स में। हाँ, मार्स में भी लिखा है, तो यहाँ पे भी लिखा है ना, इचिंग यहाँ पे भी लिखा है। इसको थोड़ा सा तो इसको तो आपको ठीक कर, ये तो क्योंकि मैंने किताबों से उठा के लिख दिया है। सर जुपिटर में डायबिटीज का लिखा नहीं है, डायबिटीज इज ड्यू टू जुपिटर ओनली ना, वो नहीं लिखा है इसमें। लिवर की प्रॉब्लम सारी की सारी इधर लिख देता हूँ मैं, नहीं तो जुपिटर का है ना सर, जुपिटर इज रिस्पांसिबल फॉर लिवर प्रॉब्लम, लिवर एंड डायबिटीज। LIVER सर, LIVER लिवर। फिजिक्स में लिवर ये वाला चलता है। त्रिदोष फीवर क्या होता है सर? त्रिदोष फीवर, जो वात पित्त कफ का जो होता है ना, उसकी वजह से फीवर होता है, त्रिदोष। अब ये तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? मुझे नहीं मालूम है ये कौन सा फीवर है। That's all I can say। कोई फीवर होता है, मतलब कि जो फीवर खत्म नहीं होता ना, एक बार बुखार हो चढ़ गया तो वो चढ़ा रहता है, खत्म ही नहीं होता, वो वाला, इसे त्रिदोष फीवर कहते हैं। जो कई बार जो है ना 99-100 बना रहता है और कई महीना हो जाता है। टाइफाइड फीवर सर? टाइफाइड से भी कह सकते हैं, लेकिन बिना टाइफाइड के भी होता है वो, ऐसा होता है। कई बार देखा हमने कई लोगों को कि वो बुखार 99, और कईयों को तो मैंने देखा एक का तो करीब कई साल तक चलता रहा कंटिन्यूअसली। तो कैसे होता है, क्या होता है, अभी तो डॉक्टर जाने। तो ये इस सैटर्न में जो ना ये डिजीजेस ड्यू टू विंड तो लिखा ही है, लेकिन इसमें जो जॉइंट पेन्स वाला जो सारा बॉडी का जो एक कहना चाहिए ना फिजिकल स्ट्रक्चर है जो पेन करता रहता है, तो वो शनि के कारण। पैरालिसिस भी हो गया इसमें, आर्थराइटिस, मतलब वही जॉइंट पेन्स हो गए आर्थराइटिस से, है ना। और पोलियो, मतलब अगर और कैंसर का भी कारक है ये शनि, लेकिन कैंसर का एक वन ऑफ द कारक है। मेन कारक जो है चंद्रमा और राहु है कैंसर के। Sir, what should your Saturn में last word? What should? वात का मतलब होता है वायु, वात शु मतलब जैसे गैस भर जाती है ना, गैस भर के पेट भर। हाँ, वात रोग बोलते हैं। वात शु। हाँ, वो आयुर्वेदिक में बोलते हैं वात रोग। हाँ, वायु दोष। ठीक है जी। राहु में ये नर्वसनेस का है, लेप्रोसी का है, लॉस इन मेमोरी, मेंटल एक्साइटमेंट, पॉइजनिंग मेन इसका राहु का है। और ये जो वर्म की प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों में, वो इसके वजह स्टमक वर्म लिखा ही है यहाँ पे, लिखा है। स्मॉल पॉक्स इसका है, जो बहुत ज्यादा
एक तरह से बैक्टीरियल फंगल प्रॉब्लम्स होती हैं वो राहु के कारण, और केतु के कारण ये व्हाइट लिप्रेसी, ये भी लिप्रेसी का ये दूसरा फॉर्म जो है, सफेद दाग जो हो जाते हैं वो केतु के कारण है। स्किन डिजीजेस केतु के कारण है। स्मॉल पॉक्स में केतु को भी कारण माना है, बट या यूं कह सकते हैं कि राहु जो है ना, चिकन पॉक्स का मेन कारक है राहु, और स्मॉल पॉक्स जो है मिक्स है। ये स्मॉल पॉक्स में राहु भी कारक है और केतु भी कारक है। ड्रॉप्सी पॉइजनस डिजीजेस जो है वो, पॉइजनस डिजीजेस तो वैसे राहु के कारण होती है, पॉइजनिंग राहु के कारण है, और पॉइजनस डिजीज इसका क्या मतलब है? पॉइजनस डिजीज मतलब उसी से कुछ उस तरह की संबंधित डिजीज प्रॉब्लम्स जो है, पॉइजनिंग से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स जो है वो केतु के कारण भी होती है। ये विषाक्त रोग इस पूरे चार्ट में स्पाइनल इंजरी के बारे में कहीं कोई डिस्कशन नहीं है? स्पाइनल जो है वो हड्डी से रिलेटेड है ना, तो स्पाइनल वो सैटर्न कारक है उसका। नर्व्स का है सर तो है सर, नर्व्स हुआ क्योंकि हड्डी तो सन हो गया, लेकिन स्पाइन हड्डी ना होके नर्व्स, नर्वस सिस्टम ज्यादा है। रिलेटेड टू नर्वस, फिर तो मर्क्यूरी मर्क्यूरी होना चाहिए सर फिर तो। Mercury gives nerve related diseases. तो यानी स्पाइनल इंजरी मर्क्यूरी हुआ प्रीडोमिनेंटली। नहीं सर, राहु जो है वो स्पाइनल के लिए होता है सर। नहीं है कारक, नर्व्स का कारक मर्क्यूरी नहीं है, वो स्किन का और वैसे कारक है, लेकिन नर्व्स का ये मेंटल बैलेंस का कारक है मर्क्यूरी। तो सर नर्व्स का, राहु का नर्वसनेस लिखा है। नर्वस भी रिलेटेड टू नर्वसनेस अलग नर्व से होना चाहिए। नर्वस है, नर्वसनेस हो गया मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम। Correct. Nerves related with brain also, no? या ब्रेन ऑल्सो। नस शरीर में जो नस है, that is nerves related problem. नसों की जो प्रॉब्लम है वो वैसे तो जो पैरालिसिस है ना, जैसे नर्व्स, ये पैरालिसिस भी उसी के कारण होती है ना। नहीं सर, और एक चीज क्या है, राहु इल्यूजन है सर, और इसीलिए वो नर्वसनेस का कारण है, भ्रम है ना। नर्वसनेस है, नर्वसनेस इज डिफरेंट थिंग, ये माइंड से डिफरेंट थिंग है। नहीं, लेकिन नर्व से रिलेटेड पैरालिसिस टाइप की चीज कह रहे हैं ना आप। हाँ जी। वो शनि से होती है। जैसे साटिका हो गया, पैर के दर्द हो गए, पैर में एकदम सुन्न पड़ गए। हाँ, मेरुदंड से जो है प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, वहां पे पेन हो गया आदमी को, वो शनि के कारण होता है। वो शनि है उसका, वेन्स कारण। सर फिर रीढ़ की हड्डी का किससे होगा? रीढ़ की हड्डी का जो मतलब जो पेन है ना, जो बिल्कुल एकदम आप सुन्न पड़ जाता है, या पैर जो है वो एकदम ऐसा हो जाता है, हिलता नहीं है, तो वो शनि है उसका कारण। सर मैं कुछ बोल सकती हूँ विद योर परमिशन? ये मेरी केतु की महादशा में आई हैड 3 स्लिप डिस्क्स, तो मुझे बताया गया कि रीत का कारक केतु है। आई हैड ओनली ड्यूरिंग केतु महादशा। चलो वो देखेंगे वो ऐसा नहीं। हाँ, वो रीत की हड्डी का कारक कहते हैं। नहीं, रीढ़ की हड्डी का कारण केतु नहीं, वो आपको केतु में हो गया इसलिए आपको केतु लग रहा है, केतु की दशा में हुआ। सर वैसे सैटर्न में जैसे पैरालिसिस है एंड मेंटल डिजीजेस है, दैट इज कनेक्टेड विद नर्व्स ओनली, है ना? तो नर्व्स का जो है, इसका जो मुख्य कारक है वो सिर्फ एक ही है, वो यही है, शनि है, और कोई है। हाँ जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो है उसके लिए जो रीढ़ की हड्डी का भी जो कारक है ना, वो यही है, शनि है, और कोई नहीं है। ये वेन्स में लिखा हुआ है सर यहाँ पर। जो दूसरा और जो होता है थोड़ा बहुत वो है ये सन जो है ना, बोन्स का कारण बनता है, डिजीज ऑफ द बोन्स। वेरिकोज जो होता है, वेरिकोज इज आल्सो ड्यू टू सैटर्न, जो है ना, जो वेरिकोज डिजीज है वो वेरिकोज तो प्योर सैटर्न की है, वेन्स, वो तो वेरिकोज तो वेन्स से होती है। जी वेन्स जो है फ्लो बंद हो जाता है ना, उसमें कम हो जाता है। जी हाँ हाँ, वो वेन्स की है। हाँ, तो वो दैट इज ड्यू टू सैटर्न। या और देख लेंगे आगे, ठीक है। ये हमारे को जब वीक होता है, कौन सा प्लेनेट वीक होता है तो कौन सा दोष होता है,
कौन सा रोग होता है, वो हमने इसमें दिया हुआ है। मैं आपको, आप ऐसा कीजिएगा, इनका कोई ग्रुप बनाएगा या आप बंसल जी को ना वो जो आप भेज दीजिएगा अपने क्या कहते हैं ईमेल एड्रेस, तो मैं ये आपको भिजवा दूंगा उसमें। सर एक ग्रुप बना दीजिए, उसमें ग्रुप में आप डाल देंगे सब ले लेंगे। हम लोग का जितने लोग पार्टिसिपेंट्स हैं इनका एक ग्रुप बना दीजिए। ठीक है, मैं बोलता हूँ। ठीक है, ये प्लैनेट्स की डिजीज है और ये जो है ना फिर ये आगे अच्छा ये तो दिस पॉइंट इज टू बी एक्सप्लेन, कैसे कैसे हमारा ये मैं कल समझाऊंगा इसको आपको, कल दोबारा इस पॉइंट को लेंगे, मैं आज नहीं ले रहा इसको। डिजीजेस ऑफ दी प्लैनेट्स, ये इसमें ना डिटेल में लिया हुआ है प्लैनेट के लिए, कौन सा प्लैनेट से क्या दोष होगा, क्या होगा, है ना। तो इसमें ये सारी की सारी डिजीजेस इसमें लिखी हुई है, पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कि मून क्या है, क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, देन वी विल डिस्कस इट अगेन, क्योंकि आज सब काफी टाइम हो गया। देयर इज अनदर क्लास राइट नाउ, तो विल हैव टू क्लोज इट। तो मैं ये आपको भिजवाता हूँ, आप मेरे को ये मैडम आवा बंसल को भेज दीजिएगा अपना ईमेल एड्रेस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और ये मैं आपको भिजवाता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, आज की शिक्षा के लिए धन्यवाद। Tomorrow we will discuss little more about these planets and this and then we'll discuss about the particular diseases कि डिजीज के लिए कौन सा प्लैनेट ज्यादा इफेक्टिव होता है, और फिर उसमें हम फिर कैसे देखना है इसको, कल ये फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो क्लैरिफाई कर सर, वो क्लैरिफाई कर दीजिएगा कि हाउस एंड राशि को कैसे कोरिलेट करके दें। हाउस साइन वो मैं कर दूं, क्लियर कर दूं, वो एक्चुअली जब प्रैक्टिकल लेंगे ना तब समझ में आ जाएगा आपको। हाँ, वो वही समझ में नहीं आता, बहुत कोशिश करी समझने की नहीं आता, बिल्कुल आ जाएगा। सर आउट ऑफ द कंटेस्ट एक क्वेश्चन है, जस्ट वन क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट हाउस हमारी बॉडी को दिखाता है और मून मन को दिखाता है, सन आत्मा को दिखाता है, तो फर्स्ट हाउस का मतलब जो है मन से कुछ लेना देना नहीं है क्या? नहीं, वो तो सभी चीज को रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट हाउस, तो लगन वो तो सन, तो वही मैं कह रहा था, फर्स्ट हाउस बॉडी को दिखाता है, दैट मींस कि द बॉडी इंक्लूड्स द मून एज वेल एज द सन। नहीं वैसे देखिए, सन अगर आपका स्ट्रांग नहीं होगा तो हो सकता है लगन स्ट्रांग है, मान लीजिए लगन स्ट्रांग है, तो आपका एक तो पहली बात तो चेहरा कैसा है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लगन, कि आपका चेहरा गोल है, लंबा है, पतला है, आप मोटे हैं, आपके बाल कितने हैं, ये सब जो है आप अट्रैक्टिव है नहीं है, ये आपका लगन दिखाता है। और जो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर वो सूर्य दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? जो है हाँ, कॉन्फिडेंस क्या दिखा रहा है? कॉन्फिडेंस रिप्रेजेंटेड बाय सन। ओके एंड मून रिप्रेजेंट्स कि आपको कितना आप शक्ति कितने हैं, आपका थॉट प्रोसेस बताएगा ना, मून थॉट प्रोसेस बताएगा, मून आपका थॉट प्रोसेस बताएगा ना कि आप किस तरह से सोचते हैं। और इंटरनली आप कितना फिट महसूस करते हैं वो आपका, या कितना स्ट्रांग महसूस करते हैं वो सन बताता है। नहीं सर, मेरा ये थोड़ा डाउट था कि मान लीजिए स्ट्रांग बॉडी में है, सपोज कीजिए कि मून मतलब ब्रेन आपका कमजोर है, सपोज कीजिए ब्रेन एफ्लिक्टेड है, ब्रेन इज ए पार्ट ऑफ द बॉडी, ब्रेन एफ्लिक्टेड है, तो उसको कैसे देखेंगे, मून से देखेंगे या बॉडी से देखेंगे? आदमी शक्ति होता है ना, वो अपने आप को महसूस ये करता रहता है कि जैसे कि मेरे को कुछ हो रहा है, मेरे को कुछ हो रहा है, हाँ जी हाँ, कुछ डिजीज हो रही है, मेरे पीछे कोई लग गया है, मेरे को जो किसी ने मेरे ऊपर कुछ टोना टोटका कर दिया है, ये चीजें महसूस करता है, हाँ जी हाँ, है ना। और जिसका सन स्ट्रांग होगा तो उसको मतलब जैसा बताया था ना, कुछ बीमारी अगर है भी तो भी उसको वो ऐसे ही निकल जाती है, बीमारी हुई और होके निकल गई, पता ही नहीं चला ना, उसने सोचा भी नहीं उसके बारे में। ओके हाँ, तो वो जो है मून स्ट्रांग होने से नहीं होगा, मून स्ट्रांग हो भी जाएगा ना तो भी ऐसा नहीं है कि वो बीमारी के बारे में ना, जब बीमारी होगी तो देखेगा ही ना बीमारी को। हाँ जी हाँ, सन स्ट्रांग होगा तो ऐसा जरूर हो सकता है कि वो बीमारी हो भी तो भी ना देखे, तो भी इसकी उसको टॉलरेट करने की पावर होगी उसमें, टॉलरेट की मतलब उसको ध्यान ही नहीं जाए उसके बाद ऊपर, इतना स्ट्रांग हो। ओके ठीक है जी। सो
See you tomorrow. कल Right, sir. Thank you very much. Thank you, sir.